नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ बैठक की है और इस दौरान उन्होंने कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क के लिए जागरूक करने के लिए निर्देश दिया है और इसके साथ ही नए वेरिएंट पर नजर रखने और हर पॉजिटिव केस की जीनोम स्कैनिंग कराए जाने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने निर्देश में कहा है कि कोविड टेस्टिंग और टीके की प्रिकॉशन डोज को बढ़ाया जाए और यूपी में स्थिति सामान्य है, इसलिए घबराने की फिलहाल कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि सतर्कता और सावधानी की जरूरत है। आईसीसीसी से सहयोग लेने के साथ ही एएनएम आशा बहनों और आंगनबाड़ी को एक्टिव किया जाए। विभिन्न देशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री ने कोविड प्रबंधन के लिए गठित उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ दिशा निर्देश साझा किए। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, सपा नेता आजम खां को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सपा नेता आजम खां से जुड़े 2 मामलों की सुनवाई हुई और जिसमें से एक मामला 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ था, तो वहीं दूसरा मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तहत भड़काऊ भाषण से जुड़ा हुआ था। आपको बता दें कि अदालत में 2 जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में आजम खां के पक्ष के वकील द्वारा जिरह न करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए 10,000 रुपए का हर्जाना और व्यक्तिगत तौर पर आजम खां और उनकी पत्नी व बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत में हाजिर होने का फरमान भी सुनाया गया है। में आजम खां को लेकर मामले थे, क्या मामले थे और क्या कोर्ट का इसका रिजल्ट रहा? देखिए, आज कोर्ट में जो डेट थी वो अब्दुल्ला आजम खां के जो 2 फर्जी प्रमाण पत्र थे जन्म के, उस मैटर में आज डेट थी। इसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से आज 2 गवाह प्रस्तुत किए गए थे, नरेंद्र त्यागी और किशन अवतार जी। ये दोनों इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहे हैं उस एफआईआर के, जो अब्दुल्ला आजम खां और तंजीम फातिमा के खिलाफ करी गई थी। उसमें आज गवाही पूरी हुई। उसके बाद आजम खां के जो एडवोकेट। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। श्रावस्ती के गुटुहरू गांव में शशि तिवारी हत्याकांड का पुलिस के द्वारा खुलासा कर दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने शशि तिवारी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। 3 दिन पहले गिलौला के गुटरू गांव में एक 25 वर्षीय विवाहिता की लाश उसी के कमरे में खून से लथपथ मिली थी, जिसको ईंट से कुचलकर मारा गया था। घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने 3 टीमों का गठन किया। हत्यारे को पकड़ने के लिए 3 टीम काम कर रही थी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। थाना गिलौला क्षेत्र के एक गांव में 3 दिन पूर्व एक महिला का, जिनकी शादी 4 साल पहले हुई थी, उनका शव मिला था उन्हीं के कमरे में, जिस पे शव पे सिर पे चोट के निशान भी थे। उस घटना का अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जो मृतका की जेठानी का सगा भाई है। उसके द्वारा उस दिन वहां पहुंच के, घटना के दिन वहां पहुंच के उनसे कुछ आपत्तिजनक हरकत की गई, जिनका उन्होंने विरोध किया था और चिल्लाने की बात कही। इस पर जो है इसके द्वारा हत्या की गई। घटना के दिन जो इसके द्वारा कपड़े पहने गए थे अभियुक्त के द्वारा, वो भी बरामद किया गया है, जिस पर उनके निशान। संत कबीर नगर में 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की जमीनी विवाद में हत्या कर दी गई। दुधारा थाना क्षेत्र के छितरापार गांव के रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 60 वर्षीय बुजुर्ग कपिल देव की मौत हो गई। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर एसपी सोनम कुमार समेत फॉरेंसिक टीम पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामले में संलिप्त कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ करने में जुट गई है और आगे की कार्रवाई की तैयारी भी कर रही है। देखिए, आज सुबह 8 बजे यहाँ चित्रापार में थाना दुधारा, ये 2 पट्टेदारों के बीच में रास्ते का एक विवाद था। इसको लेकर के हाथापाई हुई थी। उसी क्रम में कपिल देव है मृतक, 60 वर्ष के, सन ऑफ मनराज यादव,
इनके गिराने से जो है मृत्यु हुई है प्रथम दृष्टया। अभी इनकी जो बॉडी है उसे पीएम के लिए भेजा गया है और तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर पूरे प्रकरण में कितने लोग शामिल थे? देखिए जो यहाँ पे चौकीदार हैं, इनसे बात हुई है रामानंद यादव जी से, इनके हिसाब से दोनों पटीदार थे, दोनों पक्ष से 3-3 लोग थे। बाकी जो विवेचना के क्रम में सारी चीज़ें जैसे खुल के आएंगी उसके हिसाब से कार्रवाई की। सभी गिरफ्तारी हुई नहीं अभी तक? इसमें गिरफ्तारी हो गई है और जो अगली खबर की तरफ, मुजफ्फरनगर में आवारा पशुओं से किसान परेशान हो चुके हैं और जिसको लेकर चरथावल कस्बे में भाकियू युवा जिला महासचिव संजय त्यागी व कार्यकर्ताओं के साथ थाना प्रभारी राकेश शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। उनका कहना है कि आवारा पशु आए दिन किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। किसान रात दिन मेहनत कर फसलों को तैयार करता है, आवारा पशु लगातार उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आवारा पशुओं का शिकार अब किसान भी हो रहे हैं। आवारा पशु कई किसानों को मारकर मौत के घाट तक उतार चुके हैं। जल्द ही सरकार इन आवारा पशुओं की कोई व्यवस्था करे, अन्यथा भाकियू एक बड़ा आंदोलन करेगा। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र में गांव जरामई के पास बृहस्पतिवार की सुबह स्कूल जा रहे 6 वर्षीय छात्र को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद चालक बस छोड़कर भाग गया और इससे आक्रोशित लोगों ने आगरा मैनपुरी मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने के बाद एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे। करीब 1 घंटे बाद समझाने पर जाम खुल सका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गांव जरामई निवासी सवेंद्र का 6 वर्षीय पुत्र आदित्य आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ता था। पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र जा रहा था, तभी मार्ग से गुजर रही रोडवेज बस ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में आदित्य की मौके पर ही मौत हो गई। आज जो है सुबह लगभग 8:45 बजे एक रोडवेज बस जो मैनपुरी से औसा रोड पर जा रही थी, यहाँ पे जरामई गांव पड़ता है। यहाँ पे एक जो आदित्य बच्चे का नाम है, आदित्य सा नाम शिवेंद्र सिंह, जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष है, अचानक बस की चपेट में आ गया। यह ओवर मूवमेंट में गति थी, बहुत अधिक तेज से बस जा रही थी, इसी चपेट में बच्चा आ गया, उसकी तत्काल मौके पर मृत्यु हो गई। एफआईआर के लिए मुकदमा के लिए कर दिया गया, एप्लीकेशन मिल गई है, एफआईआर लिखी जा रही है और इसके तहत जो आकस्मिक दुर्घटना निधि होती है उसके तहत भी अनुदान इसको दिया जाएगा। एसडीएम महोदय आई। और अगली खबर अमरोहा से है। अमरोहा में अज्ञात युवती की जलती लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे नाले में जलती हुई अज्ञात युवती की लाश मिली है। नाले में अज्ञात युवती की जलती हुई लाश का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम जोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान में कोई भी सत्ताधारी हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र के मलथुआ में तालाब की सरकारी जमीन पर ग्रामीणों का अवैध रूप से कब्जा था और जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने प्रशासन से की थी। ग्रामीणों की शिकायत के बाद कब्जे की जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। न्यायालय के आदेश के बाद तालाब की जगह से कब्जा हटवा दिया गया है। गोंडा जिले में मानवता के मिसाल की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई प्रशंसा कर रहा है। गोंडा जिले के अस्पतालों में गरीब असहाय मरीजों की मौत के बाद शव को घर तक ले जाने के लिए तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए रोटरी क्लब गोंडा ग्रीन, विनायक चैरिटेबल ट्रस्ट व मारवाड़ी युवा मंच ने संयुक्त रूप से एक मोक्ष वाहिनी एम्बुलेंस खरीदी गई और जो संगठनों द्वारा पूरी तरह से निःशुल्क काम करती है। संचालित की जाने वाली मोक्ष वाहिनी का लोकार्पण गोल्डन फेरी रिजॉर्ट से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवी पाटन परिक्षेत्र के डीआईजी उपेंद्र कुमार अग्रवाल रहे। उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि गुप्त दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है और ऐसा करने वाले सभी लोग बधाई के पात्र भी हैं। आप सब बिना कुछ पाने की कामना करते हुए इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं। इस मिशन से जुड़ी सभी संस्था प्रशंसा की पात्र हैं। मैं बहुत ही कम शब्दों में 2 बातों पर केवल जोर देकर के बताना चाहूँगा, एक दान और एक इन संस्थाओं के बारे में।
दान के बारे में हम सभी जानते हैं, कहा जाता है गुप्त दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है, जब एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता न चले कि दिया गया है। और वो ये यहाँ उपस्थित लोग इसको पूरा करते हैं कि ये जब देते हैं कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं तो बाहरी आदमी को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ये दान जो जाता है एक संस्था के नाम पे जाता है। अखबारों में हम संस्था का नाम पढ़ते हैं, संस्था के जो पदाधिकारी होते हैं वो आते रहते हैं जाते रहते हैं, एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है। तो जब दान की बात आती है तो जो गुप्त दान किया जा रहा है इन संस्थाओं के माध्यम से, वो सभी बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत ही कम शब्दों में दो बातों पर केवल जोर देकर के बताना चाहूँगा, एक दान और एक इन संस्थाओं के बारे में। दान के बारे में हम सभी जानते हैं, कहा जाता है गुप्त दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है, जब एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता न चले कि दिया गया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्ती मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर ब्लॉक कुदराहा में इस ब्लॉक क्षेत्र में आने वाले गांव गौरा धूंदा में बनाए गए सामुदायिक शौचालय की तस्वीरें बहुत ही अलग है। जिस तरह की सोच के साथ इस सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, वाकई में गजब का है। एक ही टॉयलेट रूम के अंदर 2 सीट बैठाकर यह कारनामा कर दिखाया गया है। गौरा धूंदा गांव में सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान ने 10 लाख की लागत से एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया, लेकिन इस सामुदायिक शौचालय का कोई भी व्यक्ति प्रयोग इसका नहीं कर सकता है। इसके पीछे कारण यह है कि शौचालय बनाए तो गए मगर उनके दरवाजे नहीं लगाए गए और एक ही रूम में 2 सीटें लगा दी गई। लोग लाज को लेकर कोई भी शौचालय का प्रयोग नहीं कर रहा है और इस पूरे मामले को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी ने दोषी सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिया है और सख्त निर्देश भी दिया है। जल्द से जल्द सामुदायिक शौचालय को ठीक किया जाए और इसके अलावा रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित के खिलाफ उनके स्तर से कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें संबंधित सचिव को स्पष्टीकरण जारी किया गया है और उनसे इस नोटिस का जवाब मांगा गया है कि किन कारणों में ऐसा हुआ है और अभी जवाब अभी तक आया नहीं है। जैसे भी जवाब होता है फिर जांच करा के आगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम, मौके पे आप गई थी, आपने क्या देखा, वहाँ क्या कमियाँ मिली हैं? हाँ, शौचालय में दरवाजे नहीं लगे हैं और एक ही कक्ष में 2 सीट स्थापित कर दिया गया है। इसके लिए संबंधित सचिव से मांगा गया है रिपोर्ट कि किन कारणों से ऐसे किया गया है। संबंधित कार्रवाई संबंधित। अगली खबर नोएडा से है। नोएडा कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रजनीगंधा चौराहे के पास चेकिंग के दौरान 3 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 4 कार में तस्करी कर लाई जा रही हरियाणा की 21 लाख रुपए कीमत की 386 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। तस्करों के पास से 6 मोबाइल फोन, 40,300 रुपए भी बरामद हुए हैं। इस गैंग का सरगना समेत 3 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी का पुलिस प्रयास कर रही है। यूपी के जनपद अमरोहा के गजरौला में सुशासन सप्ताह के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ एटीएम शुभारंभ हुआ और अमरोहा डीएम व क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। डीएम अमरोहा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह हेल्थ एटीएम अभी सबसे पहले गजरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाया गया है और इसके काफी फायदे हैं। हेल्थ का चेकअप मरीज इससे कर सकते हैं और यह अभी यहां से शुरुआत है, आगे भी यह सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा ने बताया कि यह बहुत अच्छी पहल है, जिससे मरीजों को अपने चेकअप करने में काफ़ी आसानी भी होगी। वह अपनी बॉडी का एटीएम के माध्यम से चेकअप भी कर सकते हैं। यहां डेंटल चेयर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का धन्यवाद मैं करता हूं। उन्होंने हमारे जनपद को इसके लिए चुना। वहीं हमीरपुर में बीते दिन से गलन भरी ठंड और कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और लोगों को ठंड से बचाने के इंतजाम करने की कवायद में लग गया है, जिसके तहत आज अधिकारियों ने जिले भर के रैन बसेरों का जायजा लिया और रैन बसेरों के पास अलाव जलाने का आदेश भी जारी किया है। शुरू हो चुकी, किस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा तैयारी है सर? सर्दी के प्रारंभ होते ही जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और जो भी हमारे ठंड से लोग प्रभावित ना हो, इसके वजह से पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। हमारे पूरे शहर में और यहाँ तक कि पूरी नगर निकायों में
रैन बसेरों की पर्याप्त व्यवस्था की गई। हमारे जनपद में कुल 11 रैन बसेरे सक्रिय हैं। जनपद हमीरपुर यानी नगर पालिका हमीरपुर में हमारा बस स्टैंड पे, पुरुष अस्पताल पे, महिला अस्पताल पे, नगर पालिका में रैन बसेरे बनाए गए। यहाँ पर पूर्ण बिस्तर की व्यवस्था कर दी गई। पानी और शौचालय भी अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। इनके बाहर अलाव जलाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी अन्य व्यक्ति हैं ग्रामीण स्तर पे या शहरी स्तर पे, जो उनके लिए कंबलों की व्यवस्था की गई ताकि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे पास खुली सड़क पे न सोए। गाजियाबाद स्वाट टीम की गौकसी में अपराधियों से मुठभेड़ हो गई और जिसमें पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। कनौजा से सदरपुर रोड के पास वाले रास्ते पर बाइक सवार गौ तस्करों और मुरादनगर पुलिस में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लग गई और उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपराधी के अन्य 2 साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फिलहाल मौके से फरार हो गए, जिनका पुलिस सर्च अभियान चलाकर उनको ढूंढ रही है। आज देर रात हमें सूचना मिली कि गोकशी में वांछित चल रहे कुछ अभियुक्त फिर से गोकशी करने के फिराक में हैं। उसी सूचना पर हम कनौजा गांव के पास चेकिंग कर रहे थे, तभी 3 बाइक सवार जो अपाचे बाइक पे सवार थे हमें देख के जंगल की तरफ भाग गए। पुलिस ने उनका पीछा किया, तभी उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग खोल दी। रक्षात्मक फायरिंग के तौर पे जब पुलिस ने फायरिंग की तब उसमें इरफान पुत्र अजगर निवासी नाहल, इसके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। बाकी के 2 साथी अंधेरा और कोहरे का फ़ायदा उठाते हुए जंगल की तरफ भाग गए। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसके ऊपर 1 दर्जन से भी ज़्यादा गोकशी और अन्य मुकदमे दर्ज हैं और इसी दिशा में हम आगे की वैदिक। आज देर रात हमें सूचना मिली फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।